सभी को नमस्कार। अब तक हम विद्युत आवेश और धारा वाले इस टॉपिक में आवेश के गुणों की बात कर चुके थे और फिर आवेश के गुणों के बाद हमने स्थिर विद्युत बल की बात की थी। बस देखा था कि भाई स्थिर विद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और किस तरह से समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये बल होता कितना है, किस किस पर निर्भर करता है, इसकी बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा आवेश स्थिर विद्युत एवं धारा इसी टॉपिक में आगे बात करते हैं। स्थिर विद्युत बल की बात कर रहा हूं, आवेश की बात हम कर चुके हैं। अब बात कर रहा हूं मैं स्थिर विद्युत बल की, जिसकी परिभाषा हम लिख चुके थे। होता क्या है ये बल, ये भी देख चुके थे। और अब इसके गणितीय मान की बात करते हैं। स्थिर विद्युत बल, जैसे ये तो तय था कि दो आवेश होने चाहिए। ये लीजिए दो आवेश, दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ये दूरी कितनी है? दोनों के बीच दूरी है आर मीटर। मान लिया आर मीटर है, ठीक है। आर मीटर की दूरी है दोनों के बीच, ये आर मीटर की दूरी। अब इन पर आवेश की बात करूं मैं कि आवेश कितना है, तो इस पर आवेश मान लेता हूं Q1 और इस पर आवेश मान लेता हूं Q2, ठीक है। Q1 और Q2। अब दोनों आवेश एक दूसरे पर बल तो लगाएंगे। कैसा बल लगाएंगे? विद्युत बल लगाएंगे। विद्युत बल लगा रहे इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए Fe से दर्शा देता हूं। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो इस बात के तो समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आवेशों का गुणनफल कितना है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वापस सुनना, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, चूंकि देखो आवेश का स्थिर है, गति नहीं कर रहे, ठीक है, गति नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत बल। और दोनों आवेश Q1 और Q2, दोनों के बीच दूरी है r मीटर। तो इन दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 कितना भी है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, हमें नहीं पता, जितना भी है, दोनों आवेशों के गुणनफल के तो ये क्या है? बल समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? मैंने बताया भी है आपको कि जब दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती है तो एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर दोनों राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी घटती है। पहले ये एक बार आर को हटा दो, पहले ऊपर वाले को देखो। विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी आवेशों का गुणनफल जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत बल भी बढ़ेगा। आवेश की मात्रा ज्यादा तो विद्युत बल भी ज्यादा, ठीक है। फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, एक बात तो तय है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं बढ़ा दूं तो इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि फिजिक्स में कभी भी, पूरी फिजिक्स में कभी भी ये समानुपाती का निशान हटाकर आपको बराबर का निशान लगाना है। अगर समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाना है तो क्या कर सकते हो? बराबर आते ही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। जब आप इससे फॉर्मूला बनाते हैं क्या? एफ ई बराबर
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी आपने किया क्या, समानुपाती का निशान हटाकर बराबर लगा दिया। ये करने के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यक कंडीशन होती है कि आपको कोई समानुपाती नियतांक का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां ये के जो है समानुपाती नियतांक कहलाता है। के की अगर बात करें समानुपाती नियतांक, इसका मान क्या है ये अभी बताता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्त क्रमानुपाती होता है। जो हमने लिखा है यहां पर फॉर्मूले में, इसी को मैं शब्दों के रूप में लिखवा रहा हूं और फिर इस के की वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें। अभी अपन ने जो लिखा, जो बात की, वही मैं लिखवा रहा हूं कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल, ब्रैकेट में लिख देता हूं Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के दूरी R यहीं लिख देता हूं, ठीक है, के वर्ग स्क्वायर व्युत्त क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो अभी अपन ने पीछे फॉर्मूला लिखा था वो समानुपाती के साथ वही बात मैंने की है, कुछ नया नहीं लिखा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो है स्थिर विद्युत बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्त क्रमानुपाती होता है, और यही कूलाम का नियम कहलाता है। लिख सकते हैं इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहलाएगा, जो अपन ने बात की, लिखा, दो आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम अब बात कर लेते हैं के की, कि के क्या है और इसके लिए के का मान क्या होगा, किस तरह से इसका निर्धारण करेंगे, देखते हैं। हमने ये देखा था कि एफ ई बराबर, पहले वही लिख लेते हैं जो अभी अपन ने ऊपर लिखा है, और यहां से जब हमने समानुपाती नियतांक लगाकर बराबर का निशान लगाया तो अब हमारे पास आ गया ये इस तरह से। अब बात करते हैं इस के की।
कि ये k क्या है। k की अगर मैं बात करूं तो k का मान देखना, जहां k समानुपाती नियतांक k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं हुई है अभी तक, तो लग रहा होगा जटिलता है, लेकिन अभी इसको एक बार पूरा पढ़ें तो इतनी जटिलता नहीं लगेगी। समानुपाती नियतांक k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने, यानी ये k का मान ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें देखो 4 1/4 पाई, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 3.14 समथिंग। और एप्सिलॉन जीरो क्या है? ये एप्सिलॉन जीरो को अगर मैं कहूं, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, और जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फैरेड प्रति मीटर। निर्वात की विद्युतशीलता यानी अगर दोनों आवेशों के बीच जो ये दूरी हमने क्या लिखी है r, ये जो r दूरी है इसके बीच वाला ये जो माध्यम है कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा ये बल। देखो फॉर्मूले में जब किया या k का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को पूरा लिख देता हूं, देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, देखना Fe बराबर k का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अब इसमें देखो विद्युत बल किस किस पर निर्भर कर रहा है, आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी पर तो निर्भर कर रहा था। अब यहां पर ये एप्सिलॉन जीरो, यानी ये बात एप्सिलॉन जीरो से क्या क्लियर हो रही है कि वस्तुओं या दोनों आवेश जो है उनके बीच माध्यम कैसा है। अगर निर्वात है तो ये हम एप्सिलॉन जीरो ये सीधा यूज कर लेंगे, यानी एप्सिलॉन जीरो का मान निश्चित है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फैरेड प्रति मीटर। तो अगर मैं एप्सिलॉन जीरो का मान यहां रख दूं, पाई का मान मेरे पास है 22/7, 4 यहां पर रखा हुआ है और ये 1/में है, इन सबको गुणा करके मैं देखता हूं मेरे पास k का मान कितना आता है। अब देखो अगले पेज पे दिखा रहा हूं मैं कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा, बस सबके मान रख रहा हूं। पाई का मान कितना होता है 22/7, एप्सिलॉन जीरो का मान अभी मैंने बताया, अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 गुणा 10⁻9। अब मैं इसका मात्रक आपसे पूछता हूं कि इसके जो समानुपाती नियतांक हमने लिखा था इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक के लिए तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी का भी मात्रक पता करना हो, इस k का मात्रक पता करना है, साइड में बता रहा हूं देख लेना, F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें इस k का मात्रक निकालना है, तो क्या करो k को एक तरफ रख दो और बाकी सबका पक्षांतरण कर दो। F
ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एफ से गुणा में आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 गुणा Q2 हो जाएगा। एफ बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जो जो रख रखा है, जो जो भी राशियां दिखाई दे रही है उनके मात्रक रख दो। एफ भले विद्युत बल था, कैसा भी बल हो, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन गुणा दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या कह सकते हैं? न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे में ये क्या आ गया? कूलाम। तो हमने देखा F बराबर के Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। भाई आवेश गुणा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि K का मात्रक क्या होगा? केवल K का मात्रक पूछ रहा हूं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? 9 गुणा 10 की घात 9 सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास ये मान क्या आया? यहां रख दूं अब ये मात्रक, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर। अब देखो ये रटते क्यों हो? के का मात्रक अलग रटो, एप्सिलॉन का अलग रटो, विद्युत बल का अलग रटो, क्यों इतना कंफ्यूज होते हो? अगर कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखोगे, कोई बात नहीं, हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, थोड़ा सा पेन पेंसिल चला लोगे तो आप इस तरह से मात्रक निकाल सकते हो। भाई मुझे नहीं लगता कि किसी को बल का मात्रक पता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी को दूरी का मात्रक पता नहीं होगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि किसी को आवेश का मात्रक पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, हमने आधारभूत भौतिकी में भी बात की, तो ये इस तरह से मात्रक निकाल सकते हैं। ये के का मान आ गया। तो अब आपको अगर जैसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन में वो क्या क्या देगा देखना, कि दो आवेश है Q1 Q2, इनका मान दे दिया, उनके बीच की दूरी दे दी आपको, और बता दिया कि निर्वात में रखे। तो अब यहाँ Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, R दे दिया, और ये 9 गुणा 10 की घात 9 आपको पता है समानुपाती नियतांक, विद्युत बल निकाल सकते हो ना। अब एक बार मैं थोड़ा सा इधर लाता हूं वापस पिछली स्लाइड पर, एप्सिलॉन जीरो की और बात करते हैं। एप्सिलॉन जीरो लिख रखा है कि निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अगर हम इसकी बात करें 8.85 गुणा 10 की घात -12, अगर मैं इसका मात्रक पूछूं कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक फैराड प्रति मीटर, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? तो यहां से देख लो, जब आपको एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना है इस वाले सूत्र से, तो एप्सिलॉन जीरो को बराबर के एक तरफ ले जाओ, ये बल आ जाएगा बटे में। ठीक है, इसको सीधा यहीं से बता रहा हूं, देखना, एप्सिलॉन जीरो को मैं इधर ले जाऊंगा तो बल आ जाएगा बटे में। ऊपर क्या हो गया? कूलम का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया? एफ न्यूटन, आर क्या हो गया? मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फैराड प्रति मीटर, या देखो कूलम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये तो वो जो के था ना समानुपाती नियतांक, उसका उल्टा हुआ है, देख लेना। यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर था, और यहां पर क्या है? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कई बार देखो केवल सीधा मात्रक पर भी प्रश्न आ जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, तो भी मैं फिर कह रहा हूं मात्रक वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना है। हर चैप्टर में ये हम सीखते हुए चलते हैं। एक साथ मैं कभी आपको पढ़ाता भी हूं तो मैं ऐसे नहीं कि एक साथ आपको सारी राशियां दे दूं कि इसका मात्रक ये, इसका मात्रक ये, इसकी विमा ये, इसकी विमा ये, नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि तब आप रटते हो। टॉपिक वाइज जब एक एक विमा और इसकी मात्रक की बात कर रहे हैं, निकाल निकाल के देख रहे हैं हम तो, कि किस तरह से क्या क्या मात्रक होंगे, किस तरह से क्या मात्रक नहीं होंगे। ठीक है, अब एप्सिलॉन जीरो या ये जो
विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर माध्यम होगा, कोई माध्यम निर्वात ना होकर कोई माध्यम होगा, तो हम माध्यम की विद्युतशीलता कह देंगे। और फिर यहां पर उस समय वह प्रश्न में आपको एप्सिलॉन जीरो के अलावा जो माध्यम की विद्युतशीलता, वो माध्यम की विद्युतशीलता देगा, फिर निर्वात की विद्युतशीलता का काम नहीं चलेगा। तो एक बात हमें क्या समझ में आती है, देखो इस फॉर्मूले से, कि ये बल आवेशों पर तो निर्भर कर रहा है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, और साथ साथ उस माध्यम पर भी निर्भर करता है जो इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि स्थिर आवेशों के मध्य या स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच या आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ ऐसा लफड़ा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल बीच में चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, चालक हो, कुचालक हो, माध्यम हो या नहीं हो, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि हाँ, ये स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। अब यहां पर मैं आपसे एप्सिलॉन जीरो की विमा पूछता हूं, या एप्सिलॉन जीरो क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता। अरे भाई मैं अगर ये कह दूं निर्वात की अलावा कोई और माध्यम है, विद्युतशीलता, परमिटिविटी, ठीक है, अगर मैं ये कह दूं विद्युतशीलता, कोई माध्यम होगा तो भी उसकी, भाई बल कैसा भी हो, घर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, विद्युत बल हो, बल का मात्रक तो न्यूटन ही रहेगा। तो विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन आर कुछ भी हो जाए, विद्युतशीलता की विमा क्या होगी? विद्युतशीलता की विमा, डायमेंशन, ये पूछ ले तो सीधा आ जाओ। विद्युतशीलता का मात्रक देखो, ये यहां पर लिखवाने का कारण यही था, कूलम का स्क्वायर न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर। हम अगर बात करें यहां पर एप्सिलॉन जीरो का हमने मात्रक क्या देखा एप्सिलॉन जीरो का हमने मात्रक एक और देख लिया, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब कूलम का मात्रक मैंने आपको बता कूलम की विमा मैंने बता रखी है, न्यूटन यानी बल की विमा रख लो, मीटर स्क्वायर की विमा रख लो, यानी ये फॉर्मूला उठाकर मैं यहां पर ले आता हूं, फॉर्मूले से विमा बनाओ। कूलम का स्क्वायर था फॉर्मूला, बटा न्यूटन गुणा मीटर का स्क्वायर। विमा वही mLT, आवेश की विमा यानी कूलम की विमा मैंने आपको बताई थी, आवेश जो धारा के सूत्र से हमने आवेश की विमा मैंने आपको निकाल कर बताई थी। ठीक है, आवेश एक बार याद दिला देता हूं, I गुणा टी, I का एम्पियर, टी का समय, AT थी, इसका विमा की बात कर रहा हूं, लिखवा रखा है। तो जो जो फॉर्मूले में लिख रखा है उन सब की विमाएं रख दो। कूलम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर गुणा टी का स्क्वायर। भाई कूलम का तो यानी आवेश की विमा थी AT, चूंकि स्क्वायर है तो मैंने ए का स्क्वायर कर दिया, टी का स्क्वायर कर दिया। न्यूटन, न्यूटन क्या है? बल, बल की विमा m1 L1 T माइनस 2 बटे में ये रख दिया। ठीक है, F बराबर m गुणा A, m का मात्रक और ये त्वरण का मात्रक, त्वरण की विमा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। फिर क्या गया मीटर का स्क्वायर, तो ये L क्या कर दिया 2।
अब कुछ नहीं करना, जो काटना कूटना है वो कर लो। तो देखो ऊपर 8 का स्क्वायर टी का स्क्वायर, नीचे m1 l1 t माइनस 2 और l का स्क्वायर। ये जब मैं बात करता हूं यहां पर, अगर हम इनको काट कूट कर देखें लास्ट में, तो हमारे पास एप्सिलॉन या विद्युतशीलता के लिए देखो, इन सबको ऊपर ले जाओ, m को ऊपर ले जाता हूं, नीचे था ये 1, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, m की घात -1। m1 है, ऊपर ले जा रहा हूं, क्या हो गया -1। ये l1 ये l2 क्या हो गया, l की घात 3 हो जाएगा। उधर ऊपर ले जाऊंगा ये l की घात 3 को, तो क्या हो जाएगा l की घात -3। फिर देखें t, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 ऑलरेडी है, तो ये ऊपर जाकर प्लस का 2, इधर भी 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, t की घात 4। और a जो है ऊपर ऑलरेडी स्थित है, ये a का स्क्वायर। तो m-1 l-3 t की घात 4 और a की घात 2, ये विमा। इससे जटिल विमा अब तक, खैर अभी अपन ने ज्यादा विमाएं वैसे पढ़ी भी नहीं, लेकिन फिर भी देखो तरीका हमेशा देखो यही रखा करो। अगर आप परिभाषा जान लेते हैं तो परिभाषा से मात्रक निकाल सकते हो, और मात्रक जान लिया तो इससे विमा भी निकाल सकते हो, क्योंकि कूलाम किसका मात्रक है, आवेश, आवेश की विमा मैंने लिखवाई है। न्यूटन की बात हम कर चुके हैं, आधारभूत भौतिकी में भी बात की थी, और ये मीटर का स्क्वायर l की घात 2। बस और कुछ नहीं करना है, यहां तक आप पहुंच गए। अब तो बस केवल जो मैथमेटिक्स के रूल होते हैं कि घात ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है प्लस की, और प्लस माइनस वाली किस में हो जाती है, प्लस में। तो ये आपके पास एप्सिलॉन, और ये स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के बीच में, इसकी बात की हमने। ठीक है, तो आगे बात करें, इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, ठीक है, बिंदु आवेश जिन पर 4 व 5 माइक्रोकूलाम आवेश है। निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी पर हैं, तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल ठीक है, ब्रैकेट में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 बराबर वही। भाई यहाँ पर चलो अभी अपन ने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में भी वह इस तरह से देगा कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो अब इस तरह से दे दिया, तो कभी भी न्यूमेरिकल आए तो मैं हमेशा एक ही तरीका बताता हूँ, पहले एक बार पूरा पढ़ लो उस क्वेश्चन को, पता चल जाएगा किस टॉपिक से, फिर धीरे धीरे रुकते हुए पढ़ो। हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भाई, दो स्थिर बिंदु आवेश जिन पर 4 व 5 माइक्रोकूलम आवेश है,
निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल पूछा है। स्थिर विद्युत बल ये हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने ये स्थिर विद्युत बल एफ ई बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब हम जब पढ़ते हैं वापस इस फॉर्मूले को, सॉरी पूरे प्रश्न को, तो यहां पर हम k का मान तो रख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम का स्क्वायर। Q1 कितना दे रखा है देखो 4, Q2 कितना दे रखा है 5, लेकिन आगे जोड़ा है माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, माइक्रो कूलम है ये, ठीक है। तो यहां पर हमने फॉर्मूले में क्या देखा, कूलम आना चाहिए। तो इस माइक्रो कूलम को हम कूलम में किस तरह से व्यक्त करते हैं, 4 गुणा 10 की घात -6 कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, तो ये 10 की घात -6 और आगे कूलम रख दिया। दोनों के बीच की दूरी यानी ये आर कितना दे रखा है 1 मीटर। तो अब सारा के आपके पास है, Q1 है, Q2 है, R है, इन सब के मान रखो और आंसर पाओ। देखें क्या आएगा आंसर, एफ ई बराबर के 9 गुणा 10 की घात 9 एफ ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणा Q1 कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6, Q2 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6 बटा दूरी कितना है 1 का स्क्वायर कर दो, कुछ मतलब नहीं, खैर एक ही है, ठीक है। सॉल्व करें अगर इसको तो देखते हैं हम 5 इंटू 4 20 इंटू 9 180 और 10 की घातें कितनी हो रही है -12 और 9 -3, 180 गुणा 10 की घात -3। देख लो 9 को 4 से गुणा किया, 36 को 5 से गुणा किया, 180 180। घातों को देखो 9 -6 और -6, -6 -6 -12 और ये प्लस का 9 बचा कितना माइनस का 3। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एटीन इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, या 0.18 न्यूटन भी कह सकते हैं, या 0.18 न्यूटन, ये भी आंसर हो जाएगा। खैर घातों वाला जो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखें कि किस तरह से जब -3 था, यहाँ से मैं 1 माइनस कम कर देता हूँ -2, तो मुझे इधर से एक 0 भी कम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ -2 से एक और कम कर दूँ -1, तो 8 के बाद मुझे एक पॉइंट भी लगाना पड़ेगा इस तरह से। मैं चाहता हूँ वो -1 भी खत्म कर दूँ, तो ये पॉइंट यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये इस तरह से साधारण से न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं कि हमने ये देखा आवेश जो होता है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। अब ये विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि किस तरह से विद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम आवेश के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। अब ये विद्युत क्षेत्र होता कितना है, इसकी अगर हम बात करें ये विद्युत क्षेत्र, किसी भी विद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इकाई धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसे सुनना, देखो हमने जब बात की थी ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम ऐसी बल रेखाओं से
बाहर से निकलती हुई बल रेखाओं से दर्शा सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज में हमने क्या देखा था, लंबवत अंदर प्रवेश करती हुई। अब मैं यहां पर एक परीक्षण आवेश रखता हूं। परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, धनावेश होता है। अब देखो इस बिंदु पर अगर मैं पूछूं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, तो इस आवेश पर जो, अगर ये आवेश इकाई है 1 कूलाम, तो इस पर जितना बल लगेगा वही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए मैंने बताया था कि ये विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो है कितना, ये तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूले से, दिशा यहां से पता चल जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो वापस सुनना, देखो अगर मैं फॉर्मूले से इसकी परिभाषा आपको समझाना चाहूं, फॉर्मूले से आपको इसकी परिभाषा समझाऊं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर, क्योंकि एक बात तो हमने देखा था ना, देखो आवेश का गुण होता है ना स्थिर है, तो स्थिर बिंदु आवेश या स्थिर आवेश की हमने बात की, एक अपने आसपास क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब वो विद्युत क्षेत्र है कितना वो मैं बताने जा रहा हूं। ये विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q। F यानी जिस भी बिंदु पर, चाहे ये वाला बिंदु ले लो, चाहे यहां पर कोई बिंदु ले लो, चाहे यहां पर कोई बिंदु ले लो, कोई भी बिंदु ले लो, जब इस बिंदु पर मैं एक परीक्षण आवेश इकाई, ध्यान रखना इकाई का मतलब नीचे बटा में 1 करना पड़ेगा मुझे। मैंने आपको इस तरह के फॉर्मूलों से परिभाषा निकालना भी बताया है कि जब भी परिभाषा निकालनी हो बटे वाली चीज को क्या कर दो, 1 कर दो। जब ये बटा 1 कर दूंगा तो ये बल किसके बराबर हो जाएगा, इस विद्युत क्षेत्र के बराबर। तो वापस सुनना कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। वापस सुनना, विद्युत क्षेत्र कितना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। और जल्दी से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मात्रक भी फॉर्मूला देखकर निकाल सकते हैं। F बल न्यूटन, Q आवेश कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम मात्रक हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किस तरह से इसकी गणना की, इसकी परिभाषा लिख देते हैं, मात्रक सदिश अदिश की बात कर लेते हैं। जल्दी से देख सकते हैं क्या कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र या इसकी तीव्रता उस बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश, इकाई का मतलब Q को अपन ने 1 कर दिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है।
होती है। ठीक है, इकाई धनावेश पर जितना बल लगेगा, Q को 1 कर दिया है तो बल लगने वाला बल किसके बराबर हो गया? विद्युत क्षेत्र या इसकी तीव्रता के बराबर। काफी आसान है, बहुत ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई धनावेश की बात कर ली। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस इकाई धनावेश, जैसे मैं मान लेता हूं ये आवेश कितना था? ये कोई आवेश है Q, ठीक है, और इसके पास में कोई दूसरा आवेश ले जा रहा हूं, परीक्षण आवेश, ये मैं मान लेता हूं Q0। तो इस Q0 आवेश पर जो बल लगेगा वही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अच्छा, अब देखो यहां पर दो आवेश हो गए Q और Q0, इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना होगा? यानी इस F की बात कर रहा हूं जो अभी अपन पढ़ के आ चुके हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल K, Q1 Q2, यहां पर Q हो गया और दूसरा Q क्या हो गया? ये Q0 अपॉन R स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो Q है इसका मान क्या है? ये Q, इसको मैंने क्या माना है? Q0। तो अब इस F का मान इस फॉर्मूले में रख दूं तो मेरे पास E बराबर क्या आ जाएगा? F की जगह मैं रख देता हूं K, Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये Q0 यहां पर नीचे, ये Q यहां पर इसका मान क्या माना है मैंने? Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? E बराबर K Q बटा R का स्क्वायर। ये आ गया। यानी ये आवेश कितना है, इससे दूरी कितनी है और माध्यम क्या है, इस पर निर्भर करेगा विद्युत क्षेत्र। यानी मैं जैसे जैसे आवेश से दूर जाऊंगा, देखो अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश से दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी दूरी बढ़ेगी जैसे जैसे मैं इस आवेश से बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, जैसे जैसे इससे दूर जाता जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। 1 नंबर पर सबसे ज्यादा, उससे कम 2 पर और उससे कम 3 पर। स्थिर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर एक और बात कि जिस आवेश के चारों ओर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करने चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की, उस आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसके मात्रक की बात करते हैं। अब देखो हमेशा तरीका वही रहेगा, मात्रक क्या होगा? देखो फॉर्मूला, देखो मात्रक निकालो। विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला क्या है? F बटा Q, न्यूटन बटा Q, कूलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कूलाम। ये इसका मात्रक। और भी है, केवल यही एक ही मात्रक नहीं है, और भी मात्रक है, न्यूटन बटा कूलाम। इसके अलावा वोल्ट बटा मीटर भी, हालांकि अभी हमने विभव पढ़ा नहीं है, आगे इसके बाद हम विभव भी पढ़ेंगे, तो इसे वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं। वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं। तो मात्रक, मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी मात्रक रटा मत करो, फॉर्मूला है तो आप निकाल सकते हो, आगे विभव पढ़ेंगे तो ये वोल्ट प्रति मीटर भी पता चल जाएगा। इसलिए कभी भी मात्रक रटने नहीं है। हाँ, न्यूटन बटा कूलाम हमें इस फॉर्मूले ने दे दिया। अब जल्दी से इसकी विमाओं की बात करते हैं। विमा के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, जो फॉर्मूला आपको खुद ही विमा बता देगा। विमा कितनी है? देखो
न्यूटन की विमा रखो, नीचे कूलाम की विमा रख लो, यानी बल बटा आवेश की विमाएं रख लो, कट कटाकर आपके पास आ जाएगा। बल की विमा यानी न्यूटन m1 L1 T-2 बटा कूलाम AT, धारा गुणा समय हो जाता है। काट कूट लेते हैं इनको, तो देखो ऊपर m1 ही रहेगा, L1 ही रहेगा, T जो नीचे 1 है ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3, और A जो नीचे 1 था ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो m1 L1 T-3 और A-1, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो विमा मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसकी बात कर ली, किस किस पर निर्भर करता है ये बात कर ली। अब एक और बात लास्ट, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये अपन बात पहले कर चुके हैं पिछली क्लास में। विद्युत बल रेखा जो होती है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। ये बात हो गई विद्युत क्षेत्र की। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जिसकी दिशा उस बिंदु पर जो विद्युत बल रेखा की दिशा है, ये विद्युत बल रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। एक और शब्द आता है, क्योंकि अभी मैंने जब वोल्ट प्रति मीटर लिखा है तब मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक विद्युत विभव नहीं पढ़ा है। क्या है इसको समझना, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझते हैं कि विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। जैसे एक बात देखना, यहां पर जैसे कोई, अगर मैं बात करूं यहां पर कोई ये धनावेश, ठीक है, ये परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनावेश ही होता है। अब देखो नेचुरली क्या होगा, ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूसरी तरफ धक्का लगाएगा, लेकिन मैं तो इस पर बल लगाकर इसको इस तरफ ले जा रहा हूं। अब जब मैं बल लगाऊंगा तो ध्यान रखना, बल है, इसमें गति करा रहा हूं, विस्थापन है, यानी यहां पर कुछ ना कुछ कार्य भी होगा। तो वापस सुनना कि जब यहां पर देखो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा, अगर मैं बात करूं, ये बल रेखा इस तरफ, यानी इस धनावेश पर बल लग रहा है दूसरी दिशा में, जबकि मैं इसको इस दिशा में यानी इस आवेश के पास ले जाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा बल लगाकर, धक्का लगाकर ले जाऊंगा, ठीक है। तो जब आप किसी इकाई धनावेश, अब वापस सुनना, या इकाई आवेश को कह सकते हैं, इकाई परीक्षण आवेश, कुछ भी बोल सकते हैं, इकाई होना चाहिए। इकाई परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में
एक स्थान से दूसरे स्थान, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अगर ये आवेश ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो विद्युत विभव क्या हो गया, अगर मैं परिभाषा जो अभी मैंने आपको समझाई अगर मैं बोलूं कि वैसे अनंत मान लेते हैं, ठीक है, अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। और इसे अपन V से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ये तो हो गया मूल आवेश जो कि ये यहां पर स्थिर पड़ा है, यहां से बिल्कुल दूरी से मान लेता हूं ये अनंत है। अनंत का मतलब ये नहीं कि मुझे चांद तारों से लेकर आना है, अनंत यानी इससे काफी दूरी पर। यहां पर ये एक इकाई धनावेश या परीक्षणावेश है, धनावेश या परीक्षणावेश, ठीक है। अब मैं इसको, मुझे पता करना है कि इस ए बिंदु पर, ये जो ए बिंदु है यहां पर, इस पर विभव कितना है। तो अब मैं क्या करूंगा ए बिंदु, मैं इस आवेश को जब इस तरफ गति करवा के लाऊंगा, तो मैंने अभी बताया ना ये खुद धनावेश, ये भी धनावेश, जब मैं इसको इस तरफ, इस पर कैसा आवेश है, धनावेश है, इस पर भी धनावेश, उस पर भी धनावेश, जब ले जाऊंगा तो ये तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, वो वहीं पर पड़ा रहेगा। मैं इसको धक्का देकर ले जा रहा हूं तो क्या होगा, मुझे यहां पर धक्का लगाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और इस बिंदु पर जो विभव होगा V बराबर ये इसमें किया गया कार्य, ये ही क्या कहलाएगा, इस ए बिंदु पर विभव। इस ए बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो मैं अनंत से एक इकाई धनावेश लाऊंगा और यहां तक पहुंचाने में जितना मुझे कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विभव। फॉर्मूले से भी परिभाषा निकाल सकते हैं, कैसे देखो, इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विभव का मात्रक निकाल सकते हैं, ऊपर है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर इसके बारे में, इसके मात्रक वगैरह की बात कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं, इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। अनंत से किसी इकाई धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के या किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। पर विभव के बराबर होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखकर भी परिभाषा लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला देख के मात्रक लिखते हैं। ठीक है, मात्रक की बात करूं यहां पर तो सामने ही लिख रहा हूं, इसका मात्रक देख लो। कार्य का मात्रक जूल बटा आवेश का मात्रक कूलाम, जूल बटा कूलाम, या
वोल्ट भी कह सकते हैं। जूल बटा कूलाम या वोल्ट दोनों ही विद्युत विभव के ही मात्रक हैं। तो ध्यान रखना, ये विद्युत विभव हुआ और अगर हम इसकी विमा की बात करते हैं, विमा की बात करते हैं, जूल बटा कूलाम, जूल क्या है? कार्य, ठीक है, कार्य की विमा रखो, बटा नीचे कूलाम यानी आवेश की विमा रख लो, ठीक है। तो विद्युत विभव की विमा की बात करते हैं। विभव की विमा जूल बटा कूलाम से निकालते हैं। ऊपर मैं जूल की विमा लिखता हूं। जूल की विमा हो जाएगी m1 L2 T-2 बटा कूलाम A-T। अब ये आएगा मन में कि सर ये जूल की विमा आपने क्या रट के लिखी क्या? भाई जूल क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का कोई भी फॉर्मूला लिख लो, जूल ऊर्जा का मात्रक, कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक जूल ही होते। तो अगर मैं यहाँ पर जूल लिख रहा हूं तो ऊर्जा का कोई भी फॉर्मूला लिख लो। कौन सा लिखेंगे? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुछ भी लिख लो। मान लिया आपने गतिज ऊर्जा ½ mv² लिखा, ठीक है, तो यहां से ऊर्जा की विमा निकाल रहा हूं। m क्या है? द्रव्यमान, m1, v का स्क्वायर, v क्या होता है? वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चूंकि स्क्वायर है तो ये मीटर का स्क्वायर और ये सेकंड का स्क्वायर, m1 L2 T-2 बटा आवेश का या आवेश की जो विमा थी A गुणा T रख दिया, ठीक है। सॉल्व कर लो, आ जाएगी विमा। m1 ऊपर L2, ठीक है। T की बात देखो, ये T1 धनात्मक है, एक ऊपर जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगी इसकी -1 और -2 कितने हो जाएंगे? -3। A ऊपर जाएगा तो -1। तो m1 L2 T-3 और A-1 ये विद्युत विभव की विमा की हमने बात की। तो इस तरह से हमने स्थिर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव तीनों की बात कर ली। इसी के साथ ये हमारा जो स्थिर विद्युत वाला कॉन्सेप्ट था, चाहे हमने स्थिर विद्युत बल की बात की, चाहे विद्युत क्षेत्र की बात की और चाहे विभव की बात की, इन तीनों के बाद अब हम स्थिर आवेश की बात कर चुके। अब हम आवेश को गति करवाते हैं, और जब आवेश गति करेगा तो वह विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या हम कहते भी तो है ना कि आवेशों के प्रवाह की दर, ये क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा। तो अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा इसे समझते हैं। विद्युत धारा, आवेश अब गतिशील हो चुका है, और जैसे अगर मैं मान लूं कि ये कोई तार है, ये कोई तार है, ठीक है। अब इसके सिरों पर हम क्या कर देते हैं? एक कोई बैटरी जोड़ देते हैं, इसके सिरों पर बैटरी जोड़ देते हैं। तो ये देखो, ये बैटरी का एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। हम देखते हैं इस तार में इधर से धारा प्रवाहित होती है, और ये धारा इधर से होती हुई वापस कहां पहुंच रही है? नेगेटिव टर्मिनल पे। ये धारा एक्चुअली बही क्योंकि इसके अंदर जब हमने इसके सिरों पर ये विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक बैटरी जोड़ दी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं,
तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आकर्षित होंगे, ये धनावेशित प्लेट की ओर, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगते हैं। जब हमने बैटरी नहीं जोड़ी थी तब तो ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठे थे, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी जोड़ दी तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करने की कोशिश करते हैं और गति करते भी हैं। यानी जिस दिशा में ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो लिख सकते हैं विद्युत धारा क्या है, एक तरह से जब आवेश गति करते हैं तभी ये हम विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए देखते हैं। और इन आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, जिसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।